एक महिला अचानक से लापता हो गई थी। जब लापता हो गई थी तो उसके घर वाले परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। उस महिला को हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। मामला पुलिस तक पहुंच जाता है और पुलिस ने इस मामले की जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो वह महिला एक घर के अंदर जा जरूर रही थी, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलती। हालांकि पुलिस ने उस घर की हर एक चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन इसके बावजूद भी उस महिला का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। आखिरकार पुलिस ने उस महिला के पति से जब सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की है, तब उस महिला का पति पुलिस को सीधा अपने घर लेके जाता है। घर के बाथरूम में लेके जाता है। वहां ले जाने के बाद कहता है कि साहब यहाँ आई थी, और यहाँ से सीधा किचन में जाती है। वो फिर किचन में लेके जाता है और किचन में ले जाने के बाद एक बड़ा सा कुकर होता है। कहता है कि इसके रास्ते से वो बाहर चली जाती है। पुलिस को जब ये बात बताई गई तो उसे पुलिस को ऐसा लगता है जैसे कि इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो चुका है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। दरअसल 6 दिनों से लापता अपनी पत्नी को लेकर ये थोड़ा परेशान हो चुका है। पुलिस फिर उससे बार बार पूछती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। उसने ने पुलिस को फिर वही बात दोहराई। पहले बाथरूम लेकर गया, फिर किचन लेकर गया, फिर एक कुकर दिखाया और कहा कि यहाँ से बाहर चली गई है। जब पुलिस उसकी बात पर थोड़ा सा आश्चर्य में थी, परेशान थी कि यह आखिरकार बोल क्या रहा है, तभी उसके मुंह से निकलता है कि 72 घंटे तक मैंने अपनी पत्नी को इस कुकर में पकाया है। दरअसल पुलिस अब इस कुकर के इस रहस्य को जानने में जुड़ जाती है। हालांकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं लगते हैं, लेकिन ये कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इंसान आखिरकार इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का एक थाना लगता है मीरगढ़, और मीरगढ़ थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी लगती है न्यू बैक्टिशर कॉलोनी। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम पी वेंकटागिरी नंदयाल का है, उसकी माँ का नाम शुभम्मा होता है। शुभम माँ अपनी बेटी से बात करती है, यानी कि बी माधवी से बात करती है। 16 जनवरी 2025 की सुबह बातचीत होती है। उसके बाद आराम से नान से बातचीत होती है। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि बेटी परेशान है, कुछ बात है। उसके बाद फोन कट जाता है। दोपहर का समय होता है। एक बार माँ ने फिर अपनी बेटी को फोन लगा दिया। इस बार नंबर स्विच ऑफ था। उसे लगता है कि हो सकता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, इसलिए नंबर बंद हो गया हो। 2-3 घंटे बीत जाते हैं। माँ ने अपनी बेटी को फिर से फोन दिया। फोन लगाया तो बातचीत नहीं हो पा रही थी। इसी तरह से करते करते कई घंटे बीत जाते हैं, बातचीत नहीं होती है। तो माँ ने यानी कि पति से कहा कि देखो, बेटी से बातचीत नहीं हो पा रही है। आखिरकार ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, उससे तो हमेशा बातचीत होती है। एक दिन में कई बार बातचीत होती है। क्या करूं? उसके पिता कहते हैं कि त्योहार का समय चल रहा है, तो त्योहार पर वो कहीं ना कहीं बिजी होगी। तुम भी बार बार फोन करके परेशान करती हो, उसके फोन का इंतजार करो। यानी कि 16 जनवरी पूरे बीत जाता है। 17 जनवरी जब आता है तो माँ ने फिर से बेटी को फोन लगाया, नंबर स्विच ऑफ था। दोपहर हो गई, शाम हो गई। जब उसने अपने दामाद से पूछा तो दामाद ने कहा कि हाँ, वो यही थी, लेकिन नाराज हो गई है, नाराज होकर चली गई है। हो सकता है गुस्से में उसने अपना नंबर बंद कर लिया हो। अब ये बात माँ ने सुनी। माँ को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था, थोड़ी परेशान हो रही थी कि आखिरकार बेटी कभी ऐसा तो करती नहीं है, भले ही पति से नाराज हो तो हो, लेकिन माँ बाप से कभी नाराज नहीं हुई। इसलिए क्या किया जाए? अब महिला ने यानी कि शुभम्मा ने अपने पति को लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हमें अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिरकार बेटी कहाँ है, किस हाल में है, ठीक है कि नहीं है। इसलिए उसके घर चलते हैं, उसके पति से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। 18 जनवरी 2025 को पति और पत्नी अपनी बेटी से मिलने के लिए, उससे पूछने के लिए, उसके हाल जानने के लिए कहाँ है, किस हाल में है, ये पता करने की कोशिश करते हैं। वहां जाते हैं, पति से बातचीत करते हैं। पति से जब पूछा जाता तो पति ने कहा कि जो पोंगल एक पर्व होता है
जिसे अपने यहाँ पर मकर संक्रांति होता है, साउथ में पोंगल के रूप में मनाया जाता है और वो कई दिन तक ये त्योहार चलता है। लोग अपनों के बीच में इस त्योहार को बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ये दामाद से पूछा जाता है, दामाद का नाम गुरुमूर्ति होता है, गुरुमूर्ति से बताता है कि पत्नी जिद कर रही थी कि उसे मायके जाना है। दरअसल बच्चे अपनी बुआ के यहाँ पर है, 2 बच्चे हैं, दोनों बुआ के यहाँ पर हैं। वो अकेला पड़ जाएगा, वो नहीं चाहता था कि पत्नी मायके जाए और वो यहाँ पर अकेला रह जाए, इसलिए उसने रोका। वो नाराज हो गई और नाराज होकर घर से निकल के चली गई है, वापस लौट के नहीं आई। मुझे लगा कि शायद शाम तक वापस लौट कर आ जाएगी। शाम हो गई, मैंने हर जगह अपने दोस्त, रिश्तेदार, आसपास के लोग हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मिले नहीं। आखिरकार करें तो क्या करें। जब माँ बाप ने ये बात सुनी अपनी बेटी के बारे में, तो वह भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जहाँ भी उस महिला के संपर्क होते हैं, जिसका नाम माधवी होता है, माधवी के बारे में जहाँ जहाँ लोगों से उठना बैठना बातचीत होती थी, उन सभी से बातचीत की जाती है, लेकिन माधवी का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि मेरिट में माता पिता और अपने दामाद को लेकर पहुंच जाते हैं। बताते हैं कि हमारी बेटी 35 साल की, जिसकी उम्र है, वह अचानक से लापता हो गई है। 16 जनवरी 2025 की सुबह से गायब है, अभी तक उसका आता पता नहीं है। और 18 जनवरी को जब उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शुरुआत में पुलिस ने उतना गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया था, लेकिन उसके पति गुरुमूर्ति से पूछा कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तब उसने बताया कि लगभग इंडियन आर्मी में उसने 17 साल की सेवा दी है। इंडियन आर्मी के अलग अलग जगहों पर उसने तैनाती पाई और देश की सेवा करने का उसके अंदर जज्बा था। साल 2020 में नायब सूबेदार के पद से वो रिटायर हो जाता है। हालांकि उसका मूल जिला जो रहने वाला होता है वह प्रकाशम जिले का होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी नौकरी लग जाती है DRDO में। एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, इसमें ये सुरक्षा में इसकी नौकरी लग जाती है। वहीं पर नौकरी कर रहा था और इससे पूछा जाता है तो जो कहानी इसने अपने सास और ससुर को बताई थी, वही कहानी इसने पुलिस को बताई कि पोंगल पर्व मनाने के लिए पत्नी जिद कर रही थी कि मुझे मायके जाना है, बच्चे अपनी बुआ के घर गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं अकेला पड़ जाता और मैंने अपनी पत्नी को जाने से मना किया, तो वो गुस्सा होकर नाराज होकर चली गई है। मायके भी नहीं गई है, ना ही मेरे पास आई है। कहाँ गई है मुझे कुछ नहीं पता। अब 18 जनवरी को ये FIR दर्ज कर ली जाती है। 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह से लगातार एक एक दिन बीत रहे थे और उस महिला को हर जगह तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। 22 जनवरी 2025 को जब गुरुमूर्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी से क्या बातचीत हुई थी, तो जब उसने पहले दिन बताया तो कुछ और, दूसरे दिन बताया तो कुछ और, तीसरे दिन कुछ और बताया। दरअसल वो DRDO डिपार्टमेंट में था, बड़ा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों की जांच पड़ताल भी हो जाती है, इसलिए पुलिस उससे उतनी सख्ती से बातचीत नहीं कर रही थी जितना शुरुआत में करना चाहिए था। वैसे ही वो इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पोस्ट से रिटायर हो चुका था, इसलिए पुलिस उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही थी। लेकिन जब अलग अलग बयान बदला, उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचती है, तब पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है। और जब सख्ती से पेश आती है तो फिर वह पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जब उससे बातचीत की जाती है तो वह सीधा पत्नी के मामले में पुलिस को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। दरअसल पुलिस ने इसके घर के जो आसपास के घर में CCTV कैमरे लगे हुए थे, उन CCTV कैमरे को सलने की कोशिश की, तो महिला घर के अंदर जाती जरूर है लेकिन घर से बाहर नहीं निकलती। अब जब बाहर नहीं निकलती तो पुलिस ने घर के हर एक हिस्से को देखा, लेकिन उस महिला का कहीं भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब इसे पति से पूछा तो पति सबसे पहले उसे बाथरूम में लेकर जाता है। ले जाने के बाद कहता है कि साहब यहाँ तक तो आई थी, यहाँ से सीधा किचन जाती है। किचन में एक बड़ा सा कुकर रखा हुआ था, कुकर को दिखाया जाता है। कहता है कि इस कुकर के रास्ते से वो बाहर चले गई। पुलिस को भी ऐसा लग रहा था
जैसे इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इस तरह की बातें कैसे कर रहा है। लेकिन पुलिस ने फिर सख्ती से पूछा। उसने कहा, जो मैंने बताया है वही सही है। वो इस तरह से नाराज हुई थी। नाराज होने के बाद बाथरूम जाती है, बाथरूम से सीधा किचन, किचन से बाहर चली जाती है। बाहर कहाँ चली जाती है, कैसे चली जाती है? जो वो कहानी बताता है, पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने कहानी सुनाई थी। दरअसल पुलिस के सामने वो कहानी ये सुनाता है। 16 जनवरी 2025 की सुबह की बात है। महिला जिद पर हट जाती है कि उसे अपने मायके जाना है, और इसी बात को देखते हुए दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी कुछ इतनी होती है कि वो अपनी पत्नी को धक्का दे देता है, और जैसे पत्नी को धक्का देता है तो पत्नी का सर दीवार में जाकर लग जाता है और पत्नी जमीन पर गिर जाती है। जैसे पत्नी जमीन पर गिर जाती है तो उसे लगता है जैसे ये बहाने कर रही है। वो वहां से अलग हट जाता है। कुछ देर के बाद वापस लौट के आता है तो पत्नी वही बेहोशी जैसी हालत में पड़ी हुई थी। उसके 1-2 घंटे के बाद फिर वापस आता है, तब भी पत्नी वैसी ही स्थिति में पड़ी हुई थी जैसे पहले पड़ी हुई थी। उसने जो उसकी नर्व्स टटोलने की कोशिश की और उसने सांसें देखने की कोशिश की तो पत्नी मर चुकी थी। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। ये बात अगर घर से बाहर जाएगी तो सबके सब ये कहेंगे तुमने ही अपनी पत्नी को मारा है। लेकिन ये शुरुआत में एक एक्सीडेंट लग रहा था, अचानक से हुआ एक हादसा लग रहा था। अब ऐसी स्थिति में यहाँ से पत्नी को बाहर लेकर जाएगा तो कैसे लेकर जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। वैसे भी वो अपनी पत्नी से पिछले 5 साल से तंग आ चुका था। किसी ना किसी बात को लेकर झगड़े हो रहे थे। उससे वो पूरी तरह से छुटकारा ही पाता था। लेकिन ये जो भी होता है, एक ऐसा हादसा हो जाता है, और वो इस बात पर खुश भी था। साल 2012 में इनकी शादी जरूर हुई थी, 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन जब जिंदगी ठीक से नहीं चल रही थी, आए दिन झगड़े हो रहे थे किसी ना किसी बात को लेकर, तब वो खुश भी हो रहा था। और वक्त आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उसके दिमाग में कुछ खुरापाती सूझने लगती है। वो सोचने लगता है क्यों ना अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगा दे, और ठिकाने लगा देगा तो किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब उसने अपनी पत्नी को सीधा उस जगह से उठाता है, बाथरूम में लेकर जाता है, और बाथरूम में ले जाने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। उन टुकड़ों को करने के बाद अपने घर के अंदर रखे हुए बर्तनों में वो रख देता है। उसे डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि इसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाए। तभी वो अगर यहाँ से इन टुकड़ों को लेकर जाएगा तब भी पता चल जाएगा। उसने कुछ इस तरह से प्लान बनाया कि अपनी पत्नी के उन टुकड़ों को वह कुकर में लगातार उबाल रहा था, और इस तरह का प्रोसेस उसने लगभग 72 घंटों तक किया। उसके जो पत्नी है, उसके जो शरीर पर हड्डियां हैं, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े करता है। वो मूसल से कूटने के बाद मिक्सी मशीन में पीस है, और यहाँ से जो इस पूरे मटेरियल को जो इकट्ठा करता है, जो 72 घंटे के उसमें अंतराल में अब अपनी पत्नी के इन हिस्सों को यहाँ जहाँ भी रहता है, उससे कुछ ही फासले पर एक झील होती है। जो झील होती है जिल्ली लागुड़े की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो काफी बड़ी है, और उस झील के वो बहुत गहराई के अंदर तक जाता है। अंदर जाने के बाद अपनी उस पत्नी के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, जो मिक्सी मशीन में पीसे थे, जो मूसल से कूटे थे, जो कुकर में उसने उबाले थे, 72 घंटे की उस प्रोसेस के बाद उसने उनको वहां फेंक दिया, यानी कि झील के अंदर फेंक दिया। झील के अंदर फेंकने के बाद वापस आता है, और इसे ये सब करने में उसे लगभग काफी समय बीत जाता है। जब ये उसकी सास और ससुर घर में एंट्री करते हैं, तब तक वो अपने घर के हर एक हिस्से की, हर एक उस कोने की सफाई कर चुका था, क्योंकि ये बताया जाता है कि YouTube शून्य सफाई, ताकि फॉरेंसिक टीम या डॉग्स वाइट वगैरह इस चीज को पकड़ ना पाए। जब पूरा क्लीन कर देता है पुलिस ने। जब ये कहानी सुनी, फॉरेंसिक टीम को मौके पर तुरंत बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को तुरंत मौके पर बुलाया जाता है। बुलाने के बाद घर के हर एक हिस्से को डॉग स्क्वाड की मदद से ये देखा जाता है कि आखिरकार वाकई यहाँ पर कत्ल हुआ है या नहीं हुआ है, क्या शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या उसने मिक्सी मशीन का सहारा लिया है, नहीं लिया है, या कुकर का सहारा लिया है, नहीं लिया है, या किसी मुसल से उस लाश को कूटा है, नहीं कूटा है। इसके बाद
फिर पुलिस की टीम जाती है सीधा झील में। झील को जो अपनी आंखों से देखा तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। झील का साइज काफी बड़ा होता है और वो बताता है, ऐसा दावा कर रहा है कि मैंने उन टुकड़ों को पीसकर जो हड्डियों का मिश्रण था वह पानी के बीचों बीच बहा दिया। जो मीट था, जो इस महिला का मांस के टुकड़े थे, जो उसको उबाले हुए थे, वह भी अंदर बहा दिया। उसमें काफी तादाद में मछलियां भी पैल रही थी। हो सकता है कि मछलियों ने ये सब खा लिया, लेकिन पुलिस ने जब इस फॉरेंसिक टीम ने यहाँ से सबूत जुटाने की कोशिश की तो वो घर से भी खाली हाथ निकलती है और उस झील से भी खाली हाथ निकलती है। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस उससे फिर से शक्ति से पूछताछ करती है, जो तुम कह रहे हो क्या सच है कि झूठ है? वो कहता है, जो मैंने कहा है वही सच है। लेकिन पुलिस को कई दिन बीत जाने के बाद भी, यानी कि 24 जनवरी 2025 तक भी पुलिस को कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा है जिससे ये साबित हो सके कि उसने अपनी पत्नी को कुछ इस तरह से मारा है, इस तरह से काटा है, उसके टुकड़े किए हैं, उसको पीसा है, उबाला है और कुकर के रास्ते से अपनी पत्नी को बाहर भेज दिया है। जब सीसीटीवी कैमरे को देखा गया था तो सीसीटीवी कैमरे का जो मुंह है वो कुछ घर की तरफ है, लेकिन उसमें से पत्नी आराम से बाहर निकल भी सकती है अगर छुप के निकले। लेकिन अगर पत्नी अपनी मर्जी से निकलेगी तो वो छुपकर क्यों निकलेगी? और उसको अगर निकाला गया होगा तो वह छुपकर ही निकाला गया होगा। इसलिए उसके घर से बाहर जाने के कई बार घर से बाहर गया है, आया है। तो ये पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही जो कमिश्नर साहब होते हैं वह मीडिया को अपने बयान देते हैं, कहते हैं कि हमने जो इसके बयान सुने हैं, अभी इस बयान को हम पूरी तरह से सच नहीं मान रहे हैं। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, देखने की कोशिश की जा रही है इसमें कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन अगर उसकी महिला की लाश नहीं मिली, महिला से जुड़े हुए कोई सबूत नहीं मिले तो ये मामला अदालत में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। और मामला ज्यादा दिन तक अगर नहीं टिका तो ये भी एक कहानी ऐसे रहस्य बन के रह जाएगी, क्योंकि पुलिस जो सबूत जुटाएगी, सबूत अदालत में पहुंचेंगे और अदालत कभी दलीलों पर नहीं चलती बल्कि सबूतों पर, गवाहों के बयानों के आधार पर चलती है। और यहाँ पर महिला के साथ जो हुआ है, जो छोटे छोटे टुकड़े, जो वो शायद मछलियां खा गई है, या फिर वह महिला जिंदा है या नहीं है, अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जैसे ही इस कहानी का अगला पार्ट के बारे में पता चलेगा, हम आपको कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कोई इंसान कभी कभी, जैसे 17 साल तक इसने लगातार इंडियन आर्मी के लिए सेवा दी, साथ ही फिलहाल डीआरडीओ में सुरक्षा विभाग में वह काम कर रहा था, और उसके बावजूद भी उसका दिमाग कुछ इस तरह से संतुलन बिगड़ा हुआ हो सकता है, इस बात की कोई कल्पना कर ही नहीं रहा है। जो उसने किया है वो वाकई अकल्पनीय है। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा काबिल आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए आदमी के बारे में, वाकई इसकी खोपड़ी के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कब इंसान का संतुलन बिगड़ जाए, कब वो बड़े से बड़ा क्राइम कर बैठे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।